वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे। हमने एक ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करा था। किस एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करा था बेटा? ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। तो ओएरस्टेड ने क्या करा था, एक मूविंग चार्ज के बगल में, मूविंग चार्ज एक वायर के अंदर जो मूव कर रहा था, उसके बगल में एक चार्ज को हमने कुछ वेलोसिटी दिया। तो हमने क्या देखा कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी दिया उसके अलावा वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इससे क्या कंक्लूड करा लोगों ने? ये कंक्लूड करा कि अपना जो मूविंग चार्ज है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसके बाद से हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस क्या करा था, हमने डिस्कस करा था लॉरेंज फोर्स के बारे में। तो देखते हैं, हमने डिस्कस करा था लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को अपन रखते हैं, क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, एक फोर्स लगता है। क्या होता है? एक फोर्स लगता है। और उस फोर्स का वैल्यू हमने कैसे दिया था, किसने दिया था? ये लॉरेंज ने दिया था। और वो वैल्यू क्या था बेटा? वो वैल्यू था F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। क्या था? F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। यहाँ पे बेटा अपना F क्या है? F फोर्स है। फोर्स कौन सा फोर्स? किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या है? अपना F है। और Q क्या है? Q वो मूविंग चार्ज का मैग्नीट्यूड है। V क्या है? जिस वेलोसिटी से वो मूविंग चार्ज मूव कर रहा है वो है। और B क्या है? वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई करा है। फोर्स है तो फोर्स का ऐसा यूनिट सबको पता है, क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये तो क्लियर है। इसके बाद हमने बात करी थी डायरेक्शन की। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? तो डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, आप सबने देखा था कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि V क्रॉस B कर रहे हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो कभी भी दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या करेंगे? कैसे डायरेक्शन बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन कैसे बताते हैं बेटा? राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन अपन कैसे बताएंगे? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, हम V वेक्टर के अलोन अपने फिंगर्स को लेके जाएंगे और फिर उसे किस डायरेक्शन के अलोन मोड़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के अलोन। तो हमारा जो थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसे रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। उसके बाद हमने देखा था, ये तो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो है। इसके बाद हमने देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर हो, उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसके वजह से फोर्स कितना लगेगा। तो हमने फोर्स कितना कैलकुलेट करा था? हमने कैलकुलेट करा था कि अगर कोई वायर हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो और उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ये एल क्या है? एल लेंथ ऑफ द वायर है, आई क्या है? करंट फ्लोइंग इन द वायर है, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब एल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमने इसको वेक्टर कंसिडर करा था। और एल का जो डायरेक्शन होगा वो किस किस डायरेक्शन के अलोन होगा? जिस डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन के अलोन होगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉरेंज फोर्स, हमने डिस्कस करा। फिर हमने क्या डिस्कस करा था? हमने डिस्कस करा था फोर्स ऑन वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने देखा अगला पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर हम मान लो कहीं पे दे देते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हमने देखा था कि ये चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये कैसा मोशन करेगा? ये एक सर्कुलर मोशन करेगा। और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन करने के लिए? तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स होगा वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अदरवाइज कैसा होगा? तो हमने देखा था कि उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? हेलिकल शेप का मोशन होगा। ठीक है, तो हम पहले इसकी बात करते हैं। इसमें अपना जो mv²/r नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये किसने प्रोवाइड करा था? ये प्रोवाइड करा था मैग्नेटिक फोर्स ने, QVB। तो अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा? ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अलोन मूव करेगा, सर्कुलर पाथ के अलोन मूव करेगा और वो सर्कुलर मोशन करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है? ये एक मेथड होता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का। क्या कैलकुलेट करने का? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये लॉ बोलता है कि देखो, अगर कोई हम एक छोटा सा वायर का डीएल एलिमेंट लेते हैं तो उसके वजह से किसी आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल एलिमेंट के वजह से आएगा वो कितना होगा, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डीबी से, और डीबी का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बायोट-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यहाँ पे एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या? सबसे पहली बात, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होता है ये एक कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। इसका मैग्नीट्यूड होता है 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया बायोट-सैवर्ट लॉ। इसका यूज़ करके हमने डिफरेंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था। अब वो कौन कौन से एलिमेंट थे जिसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था? तो सबसे पहले हमने एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था, फिर हमने इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था, फिर सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था, और देन सोलेनोइड के लिए। तो अपना रिजल्ट क्या हुआ था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। क्या था रिजल्ट? अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है फाइनाइट लेंथ का, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। हमने ऐसा कंसिडर करा, डिस्टेंस को हम d कंसिडर करा था हमने। अगर d डिस्टेंस में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी मूविंग वायर के वजह से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, एक फाइनाइट एल लेंथ का वायर है। ठीक है, यहाँ से हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि अपना जो एंगल बन रहा है थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बन रहा है, तो हमें इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के वजह से होगा। ठीक है, डीवाई एलिमेंट लेके हमने करा था, इस पुराने वाले फॉर्मूले में बायोट-सैवर्ट लॉ वाले फॉर्मूले में हमने पुट करा था, और इसके वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करा था इनफाइनाइट वायर की वजह से। अगर ये लेंथ इस वायर का इनफाइनाइट हो जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन थीटा साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और ये भी 1 और 1 मिल के कितना होगा 2। तो ये 2 हो गया अपना, तो 2 से 4 पाई डी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 2 पाई डी। तो इनफाइनाइट वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करा था वो कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2 पाई डी ना, 2 से तो 2 हमने कैंसिल कर दिया, 2 पाई डी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बस रिकेप ले रहे हैं एक बार फिर से ताकि आप फ्लो में आ जाओ। ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं। आगे हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना होगा, तो इसके लिए हमने क्या कैलकुलेट करा था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो था बी का वैल्यू कितना आया था बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फिर हमने देखा था कि एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, एक सर्कुलर लूप है, इसके तो सेंटर पे हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, अब हमें मान लो कोई अपना लूप है, इससे हमें इसके एक्सियल पोजीशन से x डिस्टेंस पे हमने कैलकुलेट करा था, जिसका रेडियस कितना है r रेडियस का एक लूप है। तो यहाँ पे इस एक हमने एलिमेंट कंसिडर करके इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करा था, और जिसके वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड B, इसका वैल्यू कितना आया था, मैग्नेटिक फील्ड का अपना वैल्यू आया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड कितना था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सियल पॉइंट। हमने कैसे कैलकुलेट करा था, हमने क्या करा था कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के टर्म में आ रहा था ना, तो ये अपना रिजल्ट आया हुआ था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 अपॉन 2। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने क्या करा था, ये तो हो गया, हमने इंटीग्रेट करके ये कैलकुलेट करा था। डायरेक्ट आप लोग रिजल्ट याद रखेंगे।
और मेथड भी याद रखेंगे, इसको हम एक और मेथड से सीखेंगे अपन कैसे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखा था एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सोलेनॉइड के कंडीशन में हमने क्या करा था, एक सर्कुलर एलिमेंट जैसे हमने एक्सेल पॉइंट पे कैलकुलेट करा था उसको लेके हमने इंटीग्रेट कर दिया था, और हमारा जो रिजल्ट आया था मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से वो कितना आया हुआ था बेटा, वो आया था बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन टाइम्स अपॉन 2, ठीक है, एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये अपना क्या हुआ था, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड आया था किसके वजह से, सोलेनॉइड के वजह से। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने जो क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करा था, ये अपना सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कंसिडर करा था। अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि ये जो डिस्टेंस है ये आर इसका रेडियस है, ठीक है, और इस सोलेनॉइड का लेंथ क्या था, एल था, और अगर आर मच मोर लेस देन एल हो, उस कंडीशन में हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये सोलेनॉइड का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो अपना एंगल कितना फॉर्म होगा, एक एंगल फॉर्म होगा 180 डिग्री और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो अपना कॉस 180 कॉस थीटा 2 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है और कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये 2 का टर्म होगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, एन टाइम्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू सोलेनॉइड, क्लियर है। ये आर वाला टर्म तो कैंसिल होगा ना, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का टर्म आता है, हमने इनफाइनाइट लेंथ कंसिडर करा, यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा ये, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इक्वल्स टू एन टाइम्स म्यू नॉट आई, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनॉइड होगा, क्लियर है आप सबको, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके बाद हमने डिस्कस करा था कि अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक और मेथड होता है, कौन सा, एम्पियर सर्किटल लॉ। कौन सा लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था बेटा, यहाँ देख ध्यान से, क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके थे। पहला तो कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके अपन कैलकुलेट करते थे, ठीक है, और दूसरा कैलकुलेट करने का क्या मेथड था अपना, गॉस लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से भी हमने क्या करा था, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था। तो सिमिलरली समझो तो आप, ये मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपना गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है। आज के इस वीडियो की बात करें तो मेजर टॉपिक्स जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, सबसे पहला एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे किसमें, इनफाइनाइट वायर में, देन सोलेनॉइड में, देन टोरॉइड में, ठीक है। और फिर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दो पैरेलल वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है और एक वायर दूसरे वायर पे जो फोर्स अप्लाई करता है अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आगे मूव करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं अपन, क्या कि अगर एक मूविंग कॉइल को, अगर एक कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल को, तो वो क्या होगा, वो रोटेट होगा। अपन उसके बारे में, उसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा और वो रोटेट होगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद अपन आगे बढ़े तो अपन गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसकी सेंसिटिविटी, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अपना आज का लेक्चर में इन डिटेल अपन डिस्कस करने वाले हैं। और आप सबको ध्यान होगा ये हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस पे कम ही जाएंगे, डेरिवेशंस पे अपन ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं अपन एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो कि रिलेट करता है किसे, मैग्नेटिक फील्ड को किसी क्लोज्ड लूप में और इलेक्ट्रिक करंट उसमें जो पास हो रहा है उन दोनों को रिलेट करता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ किसके लिए, किसको रिलेट कर रहा था, सरफेस पे रिलेट कर रहा था। कहाँ रिलेट कर रहा था, किसी सरफेस एरिया पे रिलेट कर रहा था। लेकिन ये किस पे करेगा,
ये कहाँ कर रहा है, ये क्लोज लूप में रिलेट कर रहा है। लूप का मतलब कैसा होगा, 2D फिगर, और वो क्या हो रहा था, हमें एक सरफेस के कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं उसके बारे में हमें बता रहा था। जैसे कि मान लो अपने को गिवन है यहाँ पे, अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अपने को गिवन है यहाँ पे मान लो करंट I1 इनवर्ट जा रहा है, ठीक है, I2 बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एलिमेंट है, कंसिडर कर लेते हैं I3, एक और यहाँ वायर है I4, ठीक है। तो अगर हम किसी किसी पार्टिकुलर पॉइंट, मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री शेप का अपन क्या कंसिडर करेंगे, एक सरफेस कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, एम्पीरियन सरफेस कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे हम खुद से, अपने को गिवन है करंट का ये डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वायर के वजह से कैसा होता है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये, इसे हम अगर पॉजिटिव कंसिडर करें तो ये क्या होगा, पहले ही हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे अपने को बताना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, डीएल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। इस डीएल एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एम्पियर ने बताया कि देखो, अगर कोई क्लोज्ड लूप हो, उसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट I इनक्लोज्ड, ठीक है। ये अपना एम्पियर सर्किट लॉ होता है, जो हमें क्या बताता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलने का क्या मतलब, नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि इस पॉइंट पे जितने भी मूविंग चार्जेज हैं या करंट है, उसकी वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पे, जहां हमने डीएल एलिमेंट कंसिडर करा है, इस पॉइंट पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड। और हमें एक और चीज़ पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अपना बी जो होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाकी सारे एलिमेंट के वजह से जो सम करेंगे उसका उसके इक्वल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, अपने पास वायर कितने हैं, 1 2 3 4, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 B1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 B2, B3 और B4। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे। क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके वजह से होता है, सारे एलिमेंट्स के वजह से होता है। और मैग्नेटिक फील्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट और यहाँ का डीएल एलिमेंट को अगर हम लीनियर इंटीग्रेट करें, लीनियरली क्लोज लूप में अगर इंटीग्रेट करें तो ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड क्या है, यहाँ पे आई क्या है, अपना करंट है। और इनक्लोज्ड मतलब इस क्लोज लूप के अंदर जो करंट है हम सिर्फ उसे ही कंसिडर करेंगे। किसे कंसिडर करेंगे बेटा, जो इसके अंदर है सिर्फ उसे ही कंसिडर करेंगे। तो इस बी को हम बाहर निकाल सकते हैं या फिर अभी रहने देते हैं, आगे देखेंगे क्या करना है। बी डॉट डी एल अपना किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। यहाँ पे अगर इस पार्टिकुलर कंडीशंस की बात करें तो कितना होगा, I1 प्लस I2। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अपना डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखो, अच्छा अगर आपको नेट इंक्लोज्ड करंट बताना हो तो नेट इंक्लोज्ड करंट क्या होगा मुझे बताओ तो आप, I1 प्लस I2 होगा या फिर I1 माइनस I2 होगा या फिर I2 माइनस I1 होगा या फिर फोर्थ पॉइंट अपना माइनस ऑफ I2 माइनस ऑफ I1 होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेट करंट की, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन इसे डायरेक्शन के साथ कंसिडर करते हैं। तो हम देख रहे हैं ये I1 करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, और हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर कंसिडर करा है, यहाँ पे हमने कंसिडर करा है एंटी क्लॉकवाइज। तो I2 का वैल्यू क्या होगा अपना पॉजिटिव, और I1 का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ये इनवर्ट जा रहा है। तो I2 माइनस I1, अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, I2 माइनस I1। तो यहाँ पे अपन क्या पुट करेंगे, I2 माइनस I1।
क्लियर है? तो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है किसी क्लोज लूप में जो चार्ज करंट इनक्लोज्ड है, ठीक है, म्यू टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल के इक्वल होता है, ठीक है। तो अपन आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे नेक्स्ट। ये हो गया अपना एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसके हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। तो कंसिडर एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हम क्या कंसिडर करते हैं, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसिडर करते हैं। अब द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ए, अगर ए डिस्टेंस पे, यहाँ से हमें ए डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकुलर पॉइंट पे बताना है, तो ये बेटा हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि अगर हमें एम्पियर लॉ अप्लाई करना हो तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दोनों का रिजल्ट मैच करना चाहिए। तो ए डिस्टेंस पे हमने क्या कंसिडर, एक सेंटर्ड ऑन वायर ऑन अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री ऑफ दिस। अब क्या करेंगे, हम एक एम्पीरियन सरफेस कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, एक एम्पीरियन सरफेस हमने कंसिडर करा, ठीक है। और ये एम्पीरियन सरफेस अपना जो होगा ये कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ए डिस्टेंस पे हमने एक सिलेंड्रिकल एम्पीरियन सरफेस कंसिडर करा, ठीक है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो ऊपर से हमें कैसा दिखेगा, ये हमारा करंट है जो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो हम इसके लिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन कैलकुलेट कर रहे हैं इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो कि ए रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है, इस डीएल एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। हम ऐसा कंसिडर करते हैं इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस पूरे लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हर जगह सेम होगा। तो बी क्या होगा अपना, बी कांस्टेंट होगा, तो बी को तो अपन बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब डी एल क्या, हमने एक सर्कल का छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करा है। अगर लेंथ को अपन इंटीग्रेट करें इस कहाँ तक, एक ये हमें क्या देगा, फिर ये हमें इस सर्कल का सरकमफेरेंस देगा। क्या देगा बेटा, हमें इस सर्कल का सरकमफेरेंस देगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी टाइम्स 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई आर। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा, किसकी वजह से, एक वायर के वजह से यूजिंग एम्पीरियन सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस, ठीक है। अब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ हो गया। इसका रिजल्ट कितना है, म्यू नॉट आई टाइम्स 2 पाई आर। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, हमने जो इंटीग्रेट करके लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करा था, किसी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना था, म्यू नॉट आई टाइम्स 2 पाई डी। वहाँ पे हमने डिस्टेंस डी कंसिडर करा था। अगर यहाँ भी हम डिस्टेंस डी कंसिडर करें तो रिजल्ट क्या है, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड यूजिंग एम्पीरियन लॉ। ओके बेटा, तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर विद टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग अ स्टेडी करंट। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक, अब देख सकते हैं यहाँ फिगर में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल कोर लेते हैं, आयरन कोर, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वायर को वाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें स्टेडी करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड अपना एक स्टेडी करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करता है। उस फॉलोइंग करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड दोनों जगह जनरेट होगा। अगर सोलेनॉइड की अंदर की बात करें तो सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो बार मैग्नेट के अंदर अगर बाहर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक होती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है। और अंदर की बात करें तो अंदर कहाँ से कहाँ होगा, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है और पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होता है, मतलब इस एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। आउटसाइड सोलेनॉइड की बात करें तो आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन अगर एक आइडियल कंडीशन हम कंसिडर करें, आइडियल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि इसके बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, ठीक है। और उसे नेग्लिजिबल कैसे कंसिडर कर सकते हैं, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसका जो रेडियस है इस सिलेंड्रिकल
शेप मटेरियल का जो रेडियस है अगर वो इसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि आउटसाइड ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसमें हम अम्पीरियन सरफेस कंसिडर करेंगे और अम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये अपना हो गया सोलेनॉइड, आपको फिगर में दिख रहा है, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ फिगर है, ठीक है, जो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा होगा इस डायरेक्शन के अलोन बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू हमें इस कैसा दिखेगा, हमें इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखेगा ये वाला जो हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते वक्त हमने देखा था ये, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ऊपर वाले पार्ट में कहाँ आ रहा था, करंट बाहर की तरफ आ रहा था, तो हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट करा था, इसे हमने डॉट से रिप्रेजेंट करा था, और अंदर कहाँ जा रहा था, अंदर की तरफ जा रहा था नीचे वाले पार्ट में, इसे हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट करा था। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट कंसिडर करते हैं जो कि आधा बाहर है और आधा अंदर की तरफ है, और हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। हमने एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट कंसिडर करा, इसके वजह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट में ये एक लूप है, ठीक है, इस लूप में हम कैलकुलेट करते हैं कि इस लूप में अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो हमें पता है किसी भी क्लोज लूप में, एम्पीरियन लूप में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। हम देख रहे हैं ये क्लोज इंटीग्रल की बात करें तो ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, इसे चार पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ए बी डॉट डी एल प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इन सी डी प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इन, just wait a minute, AB, then BC, then CD and then DA। ये अपना किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड के इक्वल आएगा। अब बात करें ए बी एलिमेंट की, ठीक है, ए बी ये अपना एलिमेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है और ए बी एलिमेंट इसके एलोन है, तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखें तो हमें एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ए बी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपना जो आएगा वो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ए बी की वजह से तो पहला कितना आ गया अपना 0, प्लस दूसरे एलिमेंट की बात करें BC, तो BC किधर है, BC इस डायरेक्शन के अलोन है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसके वजह से BC के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसा दिख रहा है, इस डायरेक्शन के अलोन B मैग्नेटिक फील्ड जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अलोन है। तो मैग्नेटिक फील्ड और AB एलिमेंट परपेंडिकुलर है तो 0 होगा, लेकिन BC एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से कितना होगा, B इंटू एल। इसे हम कंसिडर करते हैं, इसका जो BC का जो लेंथ है वो कितना है, L के इक्वल है, ठीक है, तो B इंटू बी टाइम्स L हो जाएगा। सिमिलरली CD जो एलिमेंट है, CD एलिमेंट क्या है, B के परपेंडिकुलर है, तो इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अब बात करें यहाँ AD के बाद, AD एलिमेंट के पास, तो AD एलिमेंट के पास हमने क्या कंसिडर करा, ये सोलेनॉइड कैसा है, आइडियल है, यानी बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसकी वजह से कितना आएगा, 0, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, ठीक है। तो अपना B इंटू एल किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज देखते, इस एलिमेंट में हमने क्या देखा था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, और यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल n। तो l लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन l लेंथ,
नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ कितना हो जाएगा, n टाइम्स l, कितना हो जाएगा n टाइम्स l। और इसमें करंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स l इंटू आई। टोटल करंट कितना हो जाएगा इस l लेंथ में, टोटल करंट n l i। क्लियर है। अब हम टोटल करंट की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b डॉट l इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स n इंटू l इंटू आई। ठीक है, ये अपना l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अपना मैग्नेटिक फील्ड b का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट n आई। देख बेटा, अपना ये वही वैल्यू आ गया जो हमने क्या करा था, इंटीग्रेट करके हमने जो कैलकुलेट करा था। ठीक है, हमने इंटीग्रेट करके भी क्या कैलकुलेट करा था, एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स एन आई होता है। हमने स्टार्ट करा था वहीं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ये था, और इसको हमने सॉर्ट करा था तो कितना आया था, बी इक्वल्स टू एन टाइम्स म्यू नॉट आई। ठीक है, तो हमारा वही सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, टोरॉइड क्या होता है, हमने क्या करा, ये सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड को हमने मोड़ के एक गोल सर्कुलर लूप बना दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, टोरॉइड। तो टोरॉइड एक सर्कुलर ओन्ड विद अ टर्न्स कैरिंग करंट, इट फॉर्म्स अ closed loop and a magnetic field inside the toroid is circular and confined to the core due to symmetry। सिमेट्री की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उस सर्कुलर लूप के अलोन होगा। ठीक है, तो आगे हम इसकी सिमेट्री की बात कर ले तो सिमेट्री क्या होगा, अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड इज ए सर्कुलर। ठीक है, ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा। ठीक है, और अगर एक आइडियल सेलेनॉइड टोरॉइड की बात करें तो आइडियल सेलेनॉइड में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बाहर में जीरो था, टोरॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड आइडियल कंडीशन में क्या होगा, जीरो होगा। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करा हमने, आर डिस्टेंस पे, ये अपना टोरॉइड है जो आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा है, हमने क्या करा, आर डिस्टेंस पे एक एम्पीरियन लूप सर्कुलर लूप कंसिडर करा। ठीक है, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिख रही हैं हमें, कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इस आर डिस्टेंस पे इस एलिमेंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन सरफेस हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल और एम्पियर लॉ अप्लाई कर दिया, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड के इक्वल होता है। ठीक है, अगर इसके सरफेस की बात करें तो ये सरफेस कैसा है, सर्कुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा हर जगह। इस पार्टिकुलर स्पेरिकल अगर सिमेट्री से भी देखें तो एक सर्कुलर सरफेस के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जैसे वायर के कंडीशन में होता है। आर डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो डीएल एलिमेंट अपना आ गया, और डीएल एलिमेंट कैसा है, सर्कुलर है, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। ठीक है, आई इनक्लोज्ड के बारे में अपन अभी बात करते हैं, पहले इसे देख लेते। तो इसको डीएल को अगर इंटीग्रेट करें, एक डीएल एलिमेंट को हमने इंटीग्रेट करा क्या, एक लीनियर इंटीग्रल डीएल हमने इंटीग्रेट करा किसी एक सर्कुलर लूप पे, तो सर्कुलर लूप पे डीएल का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2πr। देख बेटा कितना आएगा, 2πr आएगा। ठीक है, अगला अपना आएगा म्यू नॉट टाइम्स। अब बात करें इसमें इनक्लोज्ड करंट कितना होगा, तो करंट कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सोलेनॉइड के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नंबर डेंसिटी की बात करें तो इसकी नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स टाइम 2πr। ठीक है, ये अपना क्या होगा, नंबर डेंसिटी होगा। ठीक है, तो अपने आर में अगर हम बात करें, किस में बात करें, म्यू नॉट टाइम्स आई इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न में करंट अगर आई जा रहा है तो n टर्म्स में कितना होगा, i टाइम्स n होगा, और स्मॉल n किसके इक्वल है, n अपॉन 2πr के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n को रिप्लेस भी किया जा सकता है, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हम n को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N को स्मॉल n टाइम्स 2πr। ओके बेटा, तो हम इसे क्या लिख देंगे, b टाइम्स 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इंटू एन की जगह क्या लिख सकते हैं, n इंटू
2πr। ये 2πr से 2πr का टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और वापिस से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट टाइम्स आई एन। ठीक है, जो सेलेनॉइड के इक्वल है, चाहे वो सेलेनॉइड हो चाहे वो टोरॉइड हो, दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या आता है, सेम आता है बेटा। ठीक है, यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। हमने क्या क्या देख लिया, सेलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, टोरॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके बेटा, अब हम देखते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर दो इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो उसके वजह से फोर्स क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। अपने पास क्या गिवन है, दो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कंसिडर करें I1, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। हमें बताना है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है और ये दूसरा करंट कैरिंग वायर है, तो पहला करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा करंट कैरिंग वायर में क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, और वायर है तो भी फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब अपन क्या करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना है एक के वजह से दूसरे पे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले I1 के वजह से इस I2 वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एम्पीरियन लूप हमने कंसिडर करा, और दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं, कितना है, डी डिस्टेंस पे दो इनफाइनाइट वायर रखे हुए हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि I1 जो करंट जिस वायर में फ्लो कर रहा है वो दूसरे वाले वायर के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है बेटा, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है I1 वायर के वजह से I2 वायर पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि I1 वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, I2 में भी करंट फ्लो कर रहा है तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हमने ऑलरेडी देखा था कि फोर्स कितना अप्लाई होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मूविंग चार्ज के ऊपर या मूविंग करंट के ऊपर वायर में। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना जो आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, द इनफाइनाइट वायर कैरिंग ए करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस d गिवन बाय, हमने देखा था अभी कैलकुलेट करा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा था, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन कितना था अपना 2πd ना, 2πd। ठीक है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड था किसके वजह से, एक वायर के वजह से r डिस्टेंस पे। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन एक्सपीरियंस करेगा, ये I2 कैरिंग करंट वायर एक्सपीरियंस करेगा। तो ये अपना जो फोर्स है, फोर्स जो हमने देखा, फोर्स ऑन करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, इस दूसरे वाले वायर पे फोर्स जो 1 के वजह से लगेगा वो किसके इक्वल होगा। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है फोर्स का एक्सप्रेशन, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू किसी वायर करंट कैरिंग वायर के वजह से अपना जो फोर्स होता है वो कितना होता है, F इक्वल टू ILB, IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। अब हमें बताना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, 1 की वजह से जो 2 पे फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो करंट कौन सा कंसिडर करेंगे बेटा, अपन करंट कंसिडर करेंगे I, किस वाले पे फोर्स लगाना है, 2 वाले पे, तो कौन सा करंट कंसिडर करेंगे, I2, और L क्रॉस B पहले देख लेते हैं। पहले बात करें अगर हम इसके डायरेक्शंस की, तो आप देखेंगे यहाँ ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I1 में, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और I2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, और I2 किधर है, इसके परपेंडिकुलर है। तो I2 और B ड्यू टू I1 के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। अपना एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, I2BL। और यहाँ पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा है वो किसकी वजह से था, 1 के वजह से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, I2LB साइन 90। ठीक है, और ये हमने b का जो वैल्यू कैलकुलेट करा, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, 2 वाले में हमने पुट कर दिया। हमने क्या करा, इस b का वैल्यू हमने इसमें पुट करा, तो ये कितना आ गया अपना I2L, और b का वैल्यू कितना आया था, म्यू नॉट I1, इसे कैपिटल I से ही डिनोट करते हैं, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd था ना, हाँ 2πd,
म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई डी। अगर हम L को इधर भेज दें, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा अपना, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी। तो ये अपना फोर्स कौन सा, दूसरा वाला वायर पहले वाले वायर के वजह से एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिमिलरली देख बेटा, सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी। इसका भी वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा जो पिछले वाले के लिए हमने कैलकुलेट करा, सेम फोर्स का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में आएगा। तो ये एक और चीज़ प्रूफ करता है, क्या प्रूफ करता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा वैलिड है। जो फोर्स वन वायर दूसरे पे अप्लाई करेगा, सेम फोर्स सेकंड वायर भी फर्स्ट पे अप्लाई करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो अपना हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, किसी दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के वजह से एक वायर दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उसका वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, यहीं से हम 1 एम्पियर करंट को भी डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर एक्चुअल में करंट क्या होता है, देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस को हमने 1 कंसिडर कर लिया, एल को हमने क्या ले लिया 1, एल को हमने लिया 1 मीटर, I1 और I2 को हमने क्या ले लिया 1 एम्पियर, I1 I2 को हमने क्या ले लिया 1 एम्पियर। ठीक है, तो किसी भी वायर में, जो कि इनफाइनाइट वायर हो या कैसा भी वायर हो, ठीक है, 1 मीटर लेंथ का मान लो कोई वायर है, ठीक है, और दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और दोनों को हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, तो यहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का वैल्यू अपना आता है, फोर्स का वैल्यू कितना आता है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। अपना फोर्स का वैल्यू आता है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। आप एक काम करना, पुट कर लेना, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, एल के जगह डी के जगह I1 I2 के जगह 1 पुट करोगे तो आपका फोर्स का वैल्यू आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷। यानी अगर दो वायर को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनमें 1 एम्पियर करंट होगा। कब, जब एक वायर दूसरे वायर के ऊपर 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तब। ठीक है, तो 1 एम्पियर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि SI unit of 1 ampere is based on the force between two parallel current carrying wires. It is defined as 1 ampere is a current which is maintained in two wires parallel conductors of infinite length and negligible circular cross section placed 1 meter apart in vacuum would produce a force per unit length between them। ठीक है, और ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन का ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा। चलो बेटा आगे देखते हैं अपन, अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नाम सुना सुना सा लग रहा है ना, तो ऐसा ही सेम हमने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने डाइपोल देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। अगर दो चार्ज पार्टिकल को अपन डी डिस्टेंस पे रखते हैं, दो चार्ज पार्टिकल को डी डिस्टेंस पे रखते हैं, एक और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दोनों का साइन क्या हो, अपोजिट हो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक अलाइनेशन प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डायरेक्शन भी देखा था, इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, बाकी कंडीशंस में पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिचुएशन था। सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मैग्नेट्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। देखो अगर मान लो दो, पहले अपन बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास अगर मान लो एक बार मैग्नेट है, क्या है अपने पास, बार मैग्नेट है। ठीक है, एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ टू साउथ अपने पास फील्ड आउटसाइड होगा और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होगा। तो इसके लिए हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं पोलर स्ट्रेंथ। पोलर स्ट्रेंथ को हम क्यू एम से डिनोट करते हैं, क्योंकि एम से भी डिनोट किया जाता है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू एम और प्लस क्यू एम हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं।
ठीक है, माइनस क्यू एम और प्लस क्यू एम। तो ये क्या होगा, अब बार मैग्नेट भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और इसका डायरेक्शन किधर से कहाँ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इस डाइपोल मोमेंट को हम कैसे, अगर एल लेंथ का एक मैग्नेट है जिसका लेंथ कितना है, एल है, और इसका पोल स्ट्रेंथ क्यू है, ठीक है, तो इसका बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट एम होगा वो कितना होगा, क्यू एम टाइम्स आई। क्यू एम और आई का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले तो हमें क्या मिलेगा, हमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। सिमिलरली इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस क्या है देख लेते हैं। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे इस चैप्टर में जो एप्लीकेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अगर नॉर्मली हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज़ ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक सोर्स। किसी सोर्स का स्ट्रेंथ और उसमें आने वाले दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल का जो अलाइनेशन होगा ये उसका मेज़र है, ठीक है। जैसे कि कौन सा मटेरियल हो सकते हैं, करंट कैरिंग लूप हो सकता है, उसका अलाइनेशन मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम फॉर्मुलेट करें तो इसे हम आई इंटू ए से भी डिनोट कर सकते हैं। आई क्या है, किसी लूप में मूविंग करंट, और ए क्या है, उस मूविंग जो लूप है उसका एरिया, ठीक है। ए इज़ अ एरिया वेक्टर ऑफ द लूप एंड आई इज़ अ करंट इन द लूप। अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर, ठीक है। हम करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग पर गॉस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सीजीएस यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक, और भी टर्म्स में आप जब मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे उसमें हम इसके और भी यूनिट्स वहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है बेटा। अब करंट कैरिंग लूप में हमें पता है अगर एक सर्कुलर लूप हो तो सर्कुलर लूप का एरिया कितना होगा बेटा, सर्कुलर लूप है तो लूप है यानी 2D फिगर है, और 2D फिगर अगर सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस किसी लूप का अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो कितना होगा, आई टाइम्स पाई आर स्क्वायर। आई क्या होगा, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दी लूप, ठीक है। बार मैग्नेट वाला हमने डिस्कस कर लिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ सर्कुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या करा, देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस पूरे चैप्टर का। इसी के हेल्प से कोई भी रोटेटिंग बॉडी वर्क करता है, कोई भी मोटर वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का कि टॉर्क क्या होगा, ठीक है। अब टॉर्क की बात करें, हम क्या करते हैं, हम दो मैग्नेट्स लेते हैं और उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं, ठीक है। और उस कॉइल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होता है, और फोर्स कुछ इस तरह से एग्जर्ट होता है कि वो जो लूप है वो रोटेट करने लगता है। क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो हम उस लूप के बारे में आइए स्टडी करते हैं, ठीक है। द टॉर्क एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डेराइव्ड, ठीक है। कैसे डेराइव करेंगे, देखो, अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन ईच सेगमेंट ऑफ लूप ड्यू टू मैग्नेटिक एलिमेंट। देखो आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि हमने क्या ले रखा है, एक ABCD का यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का लूप ले रखा है, ठीक है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो मैग्नेट के बीच में हमने इस लूप को रखा है, और इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं। A टू B, B टू C, C टू D और D टू A के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट फ्लो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी मटेरियल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उस पर क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा। अब इसका एक्सप्रेशन आइए देखते हैं फोर्स कैसे अप्लाई होगा। हमने क्या करा, हमने क्या करा, दो मैग्नेट लिया। ये आपको 3D क्रॉस सेक्शन व्यू है इसका, हम थोड़े से 2D व्यू में इसको ड्रॉ करते हैं वापस से और फिर देखते हैं कैसा होने वाला है, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया A, B, C और D, और ये इसका दूसरा साइड है कौन सा, साउथ पोल। हमने इसके मैग्नेट के दो साइड में रख दिया। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से निकल के ये साउथ पोल पे जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा B, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से हम इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात करें AB एलिमेंट, पहले फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। फोर्स ऑन एलिमेंट AB।
अपना जो ए बी एलिमेंट है उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा। अगर हम बात देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अपना किधर दिख रहा है, इस डायरेक्शन के अलोन, और ए बी एलिमेंट उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगल कितना आएगा दोनों के बीच का, 90 डिग्री। तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि एक परपेंडिकुलर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एक वायर के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, आई बी एल, ठीक है। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसका जो ब्रेथ है, इसका लेंथ एल है और ब्रेथ कितना है, बी है, ब्रेथ बी है। तो फोर्स ऑन ए बी एलिमेंट कितना होगा, फोर्स ऑन ए बी एलिमेंट कितना होगा, या फिर आप इसको ए और बी कंसिडर कर लो उल्टा थोड़ा, वेट अ मिनट, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। यहाँ पे करंट अपवर्ड जा रहा है और यहाँ पे करंट डाउनवर्ड जा रहा है। इस करंट को हमने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, इधर से करंट आ रहा है और इधर से करंट रिटर्न जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ए बी एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये डिस्टेंस इसको हम एल बोल देते हैं और इस वाले डिस्टेंस को हमने बी बोला। तो ए बी एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा क्या होगा, आई एल इंटू बी, आई एल बी, और साइन 90 डिग्री। तो फोर्स ड्यू टू ए बी की बात करें, ए बी एलिमेंट के वजह से फोर्स कितना होगा, आई एल बी। और इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एल क्रॉस बी। एल एलिमेंट अपना ये है और मैग्नेटिक फील्ड वाला एलिमेंट ये है, ठीक है। तो अगर एल क्रॉस बी करते हैं तो इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, इनवर्ड। ये फोर्स किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, तो इसे हम क्रॉस लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्स ड्यू टू एलिमेंट ए बी की, हमने बात कर ली बी सी। अगर बी सी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस की बात करें तो दोनों सेम डायरेक्शंस के अलोन है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो इस एलिमेंट की वजह से अपना फोर्स कितना आ गया, जीरो। अब नेक्स्ट बात करें फोर्स ड्यू टू एलिमेंट सी डी, ठीक है। वापिस से आई करंट फ्लो कर रहा है, एल लेंथ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बी है, और सी डी एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, वापिस से 90 डिग्री, तो साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हमने ए बी के वजह से फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया ए, ये हमने बी के वजह से कैलकुलेट करा बी, ये हमने सी डी के वजह से कैलकुलेट करा इक्वेशन सी। और वापिस से बात करें अगर हम डी ए के वजह से, तो डी ए अपना मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एंटी पैरेलल है 180 डिग्री, और साइन 80 का 180 का वैल्यू कितना होता है, वापिस से ज़ीरो, तो ये अपना वापिस से क्या होगा, ज़ीरो। ये सी और ये डी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, क्लियर है। चलो, तो नेट फोर्स की बात करें तो इस एलिमेंट के वजह से नेट फोर्स अपने को कितना एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होगा इस सर्कुलर लूप पे, आई एल बी। और सी की अगर डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं तो अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन के अलोन, और लेंथ किधर है, आउटवर्ड। तो इसके वजह से जो अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, डॉट से, ठीक है। तो एक फोर्स अंदर की तरफ है और दूसरा फोर्स बाहर की तरफ है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो इसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये अपना एलिमेंट है, ठीक है। या फिर टोटल फोर्स पहले देख लेते हैं। एफ नेट की बात करें तो इस पे नेट फोर्स दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, चारों को ऐड करें तो कितना आएगा, जीरो, ठीक है। अगर नेट फोर्स जीरो है, इससे हम एक चीज़ कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस के अलोन नहीं होगा, ठीक है। ना ही इस एक्सिस के अलोन होगा और ना ही इस एक्सिस के अलोन होगा। लेकिन अगर दो कपल्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है आर डिस्टेंस पे तो वो क्या करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम देखते हैं वो टॉर्क क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसी को एक दूसरे कंडीशन पे बात करें, ठीक है, ये टॉर्क इसे क्या करेगा, इसे रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो ये हमें कैसा दिखेगा, ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है,
ठीक है। अगर हम ऐसा कंसिडर करें, ये एंगल थीटा बन रहा है, क्या एंगल थीटा बन रहा है, रोटेट करने के बाद एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा होगा वापस से। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये क्या होगा, ये अपना ब्रेथ क्या था ये एलिमेंट था ब्रेथ बी, ठीक है। और ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। इस डायरेक्शन के अलोन कौन सा फोर्स है, फोर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। ऐसे रोटेट कर रहे हैं ना, तो फोर्स किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। और फोर्स कौन सा फोर्स होगा, एफ। ये कौन वाले पार्ट पे लग रहा है, पीछे वाले पार्ट पे लग रहा है, तो फोर्स ड्यू टू सी डी। और यहाँ पे आगे वाले पार्ट पे फोर्स कौन लगेगा, एफ ड्यू टू ए बी। और अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करें, तो ये b का अगर हम कंपोनेंट ले, तो एक कंपोनेंट आएगा b साइन थीटा, और ये कितना आएगा, b कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, b साइन थीटा। हमें ये डिस्टेंस पता चल गया। अब ये फोर्स इसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात कर लें, तो फोर्स ड्यू टू ए बी, अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ए डी, ए डी एलिमेंट के वजह से अगर हम फोर्स की बात करें तो कितना होगा, आई बी। यहाँ पे अगर ये अल्फा एंगल फॉर्म करे, अच्छा एक ऐसा कंसिडर करते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये जब रोटेट होगा तो कितना एंगल फॉर्म करेगा, अल्फा। अगर ये अल्फा एंगल फॉर्म करे तो ए डी वाले पार्ट पे, ठीक है, ए डी वाले पार्ट पे फोर्स कितना होगा, आई बी साइन अल्फा, ठीक है, आई बी। और एक और भी आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड, आई बी, और इसका ये वाला ब्रेथ पार्ट बी, आई बी बी साइन अल्फा। और फोर्स ड्यू टू दूसरे नीचे वाले पार्ट की अगर हम बात करें, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है कौन सा, बी सी। फोर्स ड्यू टू बी सी कितना आएगा, आई बी बी साइन। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला नीचे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना फॉर्म करेगा, ये एंगल कितना फॉर्म करेगा, 180 माइनस अल्फ़ा। कितना एंगल फॉर्म करेगा, 180 माइनस अल्फ़ा। और हमें पता है साइन 180 माइनस अल्फ़ा कितना होता है, वापिस से साइन अल्फ़ा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई बी बी साइन अल्फ़ा। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो वापिस से इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, एक इस डायरेक्शन के अलोन है और दूसरा उसके अपोजिट है। तो किसी पार्टिकुलर एंगल पे भी नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट कितना होगा, नेट फोर्स अपना कितना होगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है मतलब ये रोटेट, ये क्या होगा, इस एक्सिस के अलोन मूव नहीं करेगा, ये इस एक्सिस के अलोन भी मूव नहीं करेगा। और अपवर्ड डाउनवर्ड हमने ऑलरेडी देख लिया, ये मूव नहीं करेगा, यानी इसका मूवमेंट लीनियर तो नहीं होने वाला है। अब ये जो दोनों फोर्सेज इस पे लग रही हैं हर एक टाइम पे, ये क्या करेगा, दिस फोर्सेज फॉर्म अ कपल प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क। ये क्या करेगा, दोनों फोर्स क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू इधर फोर्सेस forces multiplied by perpendicular distance, multiplied by perpendicular distance, ठीक है। हमने फोर्स का वैल्यू कितना कैलकुलेट करा, आई बी एल। हमने कितना कैलकुलेट करा था फोर्स का वैल्यू, आई बी एल, फोर्स ड्यू टू ए बी एंड सी डी, ठीक है। हमने ये नेट फोर्स जीरो करने के लिए करा था इस एक्सेस के अलोन, ठीक है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो फोर्सेज अपने कितने आए थे, आई बी एल इनटू, हमने क्या देखा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर दोनों लाइन के एलोन अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना है, बी साइन थीटा। कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। और एक और चीज़ हमें पता है, लेंथ में अगर हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, एरिया आता है। क्या आता है, एरिया आता है। तो ये क्या हो जाएगा, आई बी ए साइन थीटा। ये क्या होगा, टॉर्क होगा कॉइल के वजह से। अगर हम ऐसा इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे कॉइल्स, अगर मान लो इसके एन टर्म्स ले लेते हैं, इसके कितने टर्न्स ले लेते हैं, एन टर्न ले लेते हैं इस कॉइल के, कितने टर्न, एन टर्न ले लेते हैं अगर कॉइल के, तो अपना क्या हो जाएगा, इसकी वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू एन आई बी
ए साइन थीटा, ठीक है। फॉर एन टर्न्स अपना टॉर्क आ जाएगा NIPA साइन थीटा। इसको याद कर सकते हैं आप, निब्बा नहीं पी ना कर लो इसे। टॉ इक्वल्स टू BINA साइन थीटा, ठीक है। तो n टर्न्स के लूप के वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, बीना साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है बेटा, हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब अपना ये लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम क्या देखते हैं, इसी टॉर्क के हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और उसे क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो बल्ले तो पड़ रहा है ना आप सबको, ऐसा तो नहीं है हवा में उड़ रहे हो? हाँ, थोड़ा ध्यान से देख लो भाई। चलो देखते हैं अपन, हमने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर अपना जो है वो कैसे वर्क करता है अपने को देखना है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखो अपन क्या करते हैं, देखो अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसके पहले आपने देखा था करंट मेजर करने का, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आपने देखा था, बोले बेटा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, एमीटर। एमीटर आपने देखा था क्या मेजर करता है, करंट। लेकिन एमीटर जो करंट मेजर करता है वो लार्ज करंट को मेजर करता है, और अपने पास यहाँ क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज करता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट के साथ साथ डायरेक्शन भी अपने को बताता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन भी गैल्वेनोमीटर बताता है। और वोल्टेज को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है बेटा, तो वोल्टमीटर, ठीक है। तो अपने को देखना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और वर्किंग। तो अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। इट ऑपरेट्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल। ये टॉर्क के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अभी हमने देखा था कि अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी सर्कुलर लूप को रखें तो क्या होगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और वो क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा। वो क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसका प्रिंसिपल कैसा होगा, when current passes through circular coil placed in uniform magnetic field, the coil experience a torque due to interaction of current and magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड और करंट के इंटरेक्शंस के वजह से जो अंदर वाला रखा हुआ कॉइल है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क, और जिसकी वजह से वो मूव करेगा। अब उसके मूवमेंट से क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं। क्या अटैच कर देते हैं, स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग के ऊपर वापस से फोर्स लगेगा इसके वजह से, और वो फोर्स क्या होगा, फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क जो इसमें प्रोड्यूस हुआ रोटेट करने की वजह से, वो टॉर्क किसके इक्वल होगा, जो स्प्रिंग में टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके इक्वल होगा। तो टॉर्क को इक्वेट करेंगे अपन, और अपन इसका डिफ्लेक्शन बता पाएंगे, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो सर्कुलर कॉइल लेते हैं, सर्कुलर कॉइल के ऊपर कॉपर वायर को वाउंड कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, इसमें हम जो सरफेस मैग्नेट का कंसिडर करते हैं वो कैसा सरफेस है बेटा, ये कनकेव सरफेस है। कनकेव सरफेस होने का क्या फ़ायदा है, कनकेव सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं इस सरफेस पे जो पड़ेंगी वो रेडियली होंगी, और रेडियल होने के वजह से जो इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड और जिसके एक्सिस के अलोन करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, अपना साइन 90 हो जाएगा, जिसकी वजह से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा रेडियल डायरेक्शन के अलोन। और सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो सस्पेंशन होल्ड करता है एक कॉइल को, कॉइल के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स टॉर्क के फॉर्म में रिस्टोरिंग टॉर्क स्टोर होगा, और उस टॉर्क को अपन इक्वेट करते हैं। तो टॉर्क कितना होगा, हमने अभी देखा था कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखने पे वो कितना होता है, BINA साइन थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 90। तो अपना ये जो टॉर्क हुआ, कॉइल में टॉर्क आया वो कितना आया, BINA, बिना के इक्वल आ गया। और यही टॉर्क किसमें स्टोर हो जाएगा, उस कॉइल में स्टोर हो जाएगा जिसको हमने क्या करा है, पॉइंटर के हेल्प से कनेक्ट करा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये टॉर्क हो जाएगा टॉ ड्यू टू स्प्रिंग, और इसको टॉ से लिख लो, टॉर्क ड्यू टू कॉइल। हमें पता है कि किसी स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है वो कितना होता है बेटा, वो अपना स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क होता है वो के रिस्टोरिंग फोर्स के टाइम्स अल्फा होता है, और अल्फा क्या होगा, अल्फा इसका डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से हम क्या बता पाएंगे, यहाँ से हम इसका डिफ्लेक्शन बता पाएंगे कि अल्फा कितना होगा, BNA अपॉन K टाइम्स I, ठीक है। ये इसका अपना क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो ये जो B है मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, A भी अपना क्या है, कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, और K क्या है, रिस्टोरिंग
जिस मटेरियल का होगा उस मटेरियल का के भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू जी टाइम्स आई। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, यानी जितना ज़्यादा करंट लूप में फ्लो करेगा उतना ज़्यादा अपना क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। और इस जी को हम क्या बोलते हैं, इस जी को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये क्या होगा, जी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होगा। और जी किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, बी एन और ए पे, जो कि तीनों टर्म, चारों टर्म्स क्या है अपने कांस्टेंट है, इस वजह से ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलो ठीक है बेटा, ये अल्फा क्या है, डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन की बात हमने कर ली, इसका वर्किंग हमने देख लिया कैसे वर्क करता है, टॉर्क दोनों का इक्वल होता है, उस बेसिस पे ये वर्क करेगा। ठीक है, और पॉइंटर उसी के हिसाब से डिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा करंट हम बढ़ाते जाएंगे इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब सेंसिटिविटी की बात करें, सेंसिटिविटी किस चीज़ को सेंस कर रहा है, ये पहला करंट की सेंसिटिविटी होती है और दूसरा वोल्टेज की सेंसिटिविटी होती है। तो सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, देखेंगे, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as deflection per unit current। ठीक है, इसे हम आई एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा अपॉन आई के इक्वल होगा, अल्फ़ा अपॉन आई के इक्वल होगा। हमने अभी देखा था बेटा अल्फ़ा का वैल्यू, अपना अल्फ़ा का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट करा था, अल्फ़ा आया था जी टाइम्स आई, कितना आया था, जी टाइम्स आई, ये कितना था, जी टाइम्स आई, और नीचे में क्या है, आई, तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये करंट सेंसिटिविटी किसके इक्वल आ जाएगा, जी के इक्वल आ जाएगा। तो अपना जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है वही हमें क्या देता है, करंट सेंसिटिविटी देता है। नेक्स्ट बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो ये गैल्वेनोमीटर वोल्टेज भी मेजर कर सकता है और करंट भी मेजर कर सकता है। आगे हम देखेंगे कैसे मेजर करेगा वोल्टेज और करंट, पहले सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको भी अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे भी हम डिफाइन करते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, तो अपने को इसे आई वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आई वी किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन वी के इक्वल हो जाएगा। बेटे आपको याद होगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर के इक्वल होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जी आई अपॉन आई टाइम्स आर। ठीक है, तो आई से आई वापस क्या होगा, कैंसिल, ये कितना आ जाएगा अपना, जी अपॉन आर। तो जो रेजिस्टेंस हमने लगाया होगा, अगर हम इसके गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को रेजिस्टेंस से अपन क्या करें, डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी अपने को मिल जानी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको डाउट है, कोई डाउट है, डाउट नहीं है, आगे बढ़े अपन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना ये लास्ट टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। हम किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमें एक गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अगर एक एमीटर में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो, एमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, एक रजिस्टेंस इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सबसे पहले वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं। अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस आर जी हमने क्या करा, ये तो रेजिस्टेंस इसके खुद का है ना, हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस आर को हमने इसके साथ अटैच कर दिया।
ठीक है। ये रेजिस्टेंस अगर हमने आर्क को इसमें ऐड कर दिया तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर वही इस जो अपने पास गैल्वेनोमीटर है और ये आरजी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेड है, ये इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल डिफ्लेक्शन को मेजर करता है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। अगर हमें इसे एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, अपन एक रेजिस्टेंस को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। एमीटर में अगर कन्वर्ट करने हो तो क्या करेंगे अपन, अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर मान लें हम यहाँ से करंट आई आ रहा है, कैसा करंट आई आ रहा है, आई करंट आ रहा है, तो ये करंट क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इसमें पास हो जाएगा, आई जी करंट इसमें पास होगा, और इसमें करंट कितना पास होगा, आई माइनस आई जी करंट इसमें पास होगा। तो हम इसके लिए सर्किट के लिए लॉ अप्लाई कर सकते हैं, सर्किटल लॉ। ठीक है, इसमें करंट कितना होगा, आई माइनस आई जी, टोटल करंट आई आ रहा है तो आई माइनस आई जी। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। कैसे इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा अपना आई माइनस आई जी टाइम्स स्मॉल आर, और दूसरा वाला करंट किस में गया, आई जी टाइम्स आर, आई जी टाइम्स आर जी। ठीक है, ये क्या है, आर जी। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या करा, यहाँ पे सर्किट लॉ हमने अप्लाई कर दिया, किरचॉफ सर्किट लॉ हमने अप्लाई करा करंट वाला। यहाँ से हम बता सकते हैं कि करंट कैसे डिवाइड होगा, और उस करंट को अपन मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आई क्या बता रहा है, आई इसका रेंज बता रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक करंट को मेजर कर सकता है। अगर हम इसे वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट करें तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, देखेंगे। अगर हम इसे वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा, अपन दोनों रेजिस्टेंस एक साथ ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों रेजिस्टेंस। अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि हमने क्या करा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करा, वी, इसके अक्रॉस कितना अप्लाई करा, वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा, तो ये वी किसके इक्वल हो जाएगा, अगर यहाँ देखें तो ये वी किसके इक्वल हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, आप सबको पता है आई, और आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर प्लस आर जी। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ से हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो अपना टॉपिक ये यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। हमने 2 लेक्चर्स में बोर्ड्स के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए इसे पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें आगे के वीडियोस के लिए, क्योंकि हम पूरा आपका 12th कवर करने वाले हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय बाय।